वाले मामले में आखिर असली गुनहगार कौन है। इस बीच इंडिगो ने डीजीसीए को अपना जवाब सौंप दिया है और जो जवाब सौंपा है उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है। पहली बात तो एक बार फिर से इंडिगो ने खेद जताया है यात्रियों की परेशानी के लिए और माफ़ी मांगी है और उस इंडिगो का कहना है कि ये सारी दिक्कतें जो हुई हैं वो अचानक स्थिति ऐसा पैदा हो गई जिसके कारण ये सारी दिक्कतें हुई। सही सटीक कारण अभी नहीं बता पाएंगे, इंडिगो का मानना है। इंडिगो ने जवाब में लिखा है, इंडिगो ने कहा है कि हमें थोड़ा सा और समय दीजिए ताकि मैं पूरी इंटरनल जांच करके आपको बताऊंगा कि आखिर कहां दिक्कत हुई। जो शुरुआती नजर पड़ रहा है इंडिगो के जवाब में कहा गया कि तकनीकी ग्लिच आया था, विंटर शेड्यूल की वजह से परेशानी हुई है। एफडीटीएल की चुनौती के बारे में पहले ही बताया गया था, गड़बड़ी कई कारणों के एक साथ होने से हुई है। एफडीटीएल यानी जो पायलट के ज़्यादा ड्यूटी ना कराने वाले जो फरमान थे उसके जो फेज़ 2 नियम से क्रू की उपलब्धता कम हो गई। फेज़ 2 नियम बता दूं कि ये 22 गाइडलाइंस थे, 7 गाइडलाइंस जो हैं वो आपको 1 नवंबर से लागू हुई है। तो इनका कहना है कि फेज़ 2 नियम से क्रू की उपलब्धता में कमी हो गई है। तो ये कई सारे सवाल यहाँ पर दिए हैं। एक छोटा सा रिएक्शन रावत जी आपसे ले लूँ मैं कि ये जवाब कितने संतोषजनक आपको दिख रहे हैं? देखिए, जब आपने एक शो कॉज नोटिस दिया था आपने उसको जवाब मांगा है। वो जवाब इसलिए मांगा जा था कि उनको एक मौका दिया जाए कि क्या उनकी तरफ से वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों दिक्कतें हुई है, उसका वो एनालिसिस करें। और जहाँ इतनी बड़ी बात हुई है उसके लिए 24 घंटे का समय देना और 24 घंटे में उम्मीद करना कि वो आपको पूरा जवाब दे देंगे, ये भी बहुत बेमानी सी बात है। 24 घंटे का जो डीजीसी का इसमें रोल भी बड़ा क्वेश्चनएबल हो रहा है कि आप 24 घंटे में कैसे इतने बड़े सवाल का आप जवाब ले लेंगे उनसे। अगर वो जवाब देंगे तो एक जवाब बनाया हुआ जवाब होगा जो आपको सेटिस्फाई करने के लिए दिया जाएगा कि जिसके अंदर कोई नहीं तथ्य नहीं हो सकते उसके अंदर। अगर आपको तथ्यों समेत लेना है तो आपको उनको पूरा समय देना पड़ेगा और उसके बाद इसका जवाब लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कैप्टन समीर कोहली साहब की सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि जिसकी वजह से ये जो है 24 घंटे से ज़्यादा समय देने की स्थिति में सरकार दिख नहीं रही थी। दबाव 2 वजह से, एक तो ऐसे समय में घटना हुई जब रूस के राष्ट्रपति थे और दूसरा जितना कोहराम मचा वो पब्लिक का प्रेशर और पार्लियामेंट सेशन ऊपर चल रहा था। समीर कोहली जी। सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं रावत साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें डीजीसीए का रोल से कोई थोड़ी बहुत गलती जरूर हुई है डीजीसीए से, लेकिन सबसे बड़ा जो दोषी है वो इंडिगो एयरलाइन है। अब मैं बात करूंगा एयरपोर्ट एक्सपेंशन और नए रूट की। अगर मैं नया रूट चालू करना चाहता हूं तो पहले मेरे को देखना है मेरे पास हवाई जहाज है कि नहीं है, मेरे पास पायलट्स, कैबिन क्रू, ग्राउंड क्रू, तो सब कुछ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं नए रूट की परमिशन क्यों ले रहा हूं? जस्ट एक नया एयरपोर्ट खुल गया इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है उस एयरपोर्ट पे रूट ऑपरेट करने के लिए। दूसरी चीज ये है, हाँ, इंडिगो का पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो 12-13 के करीब का है, लेकिन 80 से ज्यादा हवाई जहाज उनके ग्राउंड में है मेंटेनेंस के लिए। अगर आप 13 का रेशियो लेते हैं तो 1000 से ज्यादा पायलट वहां पे उनके पास अवेलेबल होने चाहिए थे। क्यों नहीं है? क्या उन्होंने पायलट की रिक्रूटमेंट नहीं करी? एफडीटीएल रेगुलेशन जनवरी 2024 में बताई गई थी एयरलाइंस को। आपके पास तकरीबन 17 महीने का समय था इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो 17 महीने में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाए? क्यों नहीं आपने डीजीसीए को जाके बताया कि हमको ये कठिनाई है और हमको ऐसी तरह की मदद चाहिए? हालांकि पहले के जवाब में कैप्टन CS रंधावा साहब हमारे साथ, उनका कहना था कि पायलट की कमी को इसमें जिम्मेदार ठहराना सही है नहीं। रंधावा साहब, मैं थोड़ा सा ये सवाल आपसे पूछूं, ठीक है, पायलट की कमी थी या ना थी उस डिटेल में हम ना जाएं, हम आपसे ये पूछें कि पायलट की भर्ती करना कितना टफ प्रोसेस होता है। मान लिया कोई एयरलाइंस चाहे कि हमें पायलट चाहिए, उसको कितना समय लगेगा पायलट के रिक्रूट करने में? पायलट 2 कैटेगरी में आते हैं। एक हम बोलते हैं टाइप रेटेड पायलट, जो कि वो जहाज के मॉडल को जो उड़ा सकता है उसको टाइप रेटेड पायलट बोलते हैं, और एक होता है नॉन टाइप रेटेड पायलट, जैसे कि बोइंग का पायलट अभी एयरबस फ्लाई करेगा। तो नॉन टाइप रेटेड पायलट जो है उसमें कम से कम मैं आज किसी की भर्ती भी करता हूं तो 6 से 8 महीने लग जाते हैं उसको ट्रेन करने में। दूसरी चीज, अगर मैं टाइप रेटेड पायलट भी लेता हूं तो उसकी भी ट्रेनिंग करने में हमें लग जाता है कोई 45 दिन से 60 दिन का समय, जब तक कि मैं उसको
ऑनलाइन यूज कर सकता हूं पायलट को। तो ये एक पायलट का सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा लंबा है और ट्रेनिंग भी लंबी है। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको कि इसके अलावा पायलट रिक्रूटमेंट के अलावा जो यहाँ पे स्थिति आई कि यहाँ पे पायलट की कमी हुई, उनको अगर देखा जाए तो उनके पास जो आंकड़ा था पायलट्स का, वो इस माहौल के, इस प्रेजेंट सिचुएशन में उनके पास कोई कमी नहीं थी पायलट्स की। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जहाज ग्राउंड पे थे, पायलट्स थे, पर उड़ानें नहीं भर रही, अभी भी नहीं भर रही है। अभी भी देखिए आप क्या हो रहा है, कोई उड़ानें नहीं भर पा रही है। दूसरी चीज मैं बहुत एक अहम बात बोलना चाहूंगा आपको कि मंत्री जी ने बोला जी कि बहुत हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टीम बनी है, ये 4 सरकारी अफसर हैं डीजीसीए के, जिसकी के इंक्वायरी की जांच करने वाले, इंक्वायरी करने वाले हैं। और इसमें जो है वो चेयरमैन एक जेडीजी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल। तो ये एक किस्सा जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो ये बहुत जरूरी था कि ये हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। कोई जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होना चाहिए था, या सीनियर ब्यूरोक्रेट होना चाहिए था, और बाकी के सेफ्टी जो एसएमईज हैं इंडस्ट्री के और जो के एविएशन स्पेशलिस्ट हैं, उनको रखा जाना चाहिए था, और इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी। आपने ये इंक्वायरी पकड़ा दी, इन्वेस्टिगेशन पकड़ा दिया वो डीजीसीए को, ये एक और गलत काम हुआ है। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा डीजीसीए पे कि सवाल उठता है तो डीजीसीए को इन्वेस्टिगेशन पकड़ा देना थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है, आप सही कह रहे हैं। इसमें मैं अगले सवाल पे आऊंगा आपके रंधावा साहब। हर्षवर्धन जी, एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा था, जो हम लोग शो के शुरू में भी चर्चा किए, वो ये कि पूरी दुनिया का एविएशन सेक्टर कैसे काम करता है। जिस तरह की मोनोपोली या ड्यूओपोली हम लोग यहाँ देखने को मिल रही है, क्या कम बेस ऐसे ही हालत होती है क्या, और इसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है रिस्क को? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक जमाने में तो खाली नेशनल कैरियर्स होते थे, तब तो पूरी मोनोपोली होती थी। तो मोनोपोली में भी वो अकाउंटेबल होते थे। अगर कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं भी है, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, अभी तक आप मतलब वो प्रिंसिपल जो है खाली एविएशन पे अप्लाई नहीं होता, हर चीज पे होता। अब आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, एक ही सप्लायर है, उसमें तो आपको कोई कंपटीशन है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दिन जो है लाइट उड़ा के आपसे कहे कि जब तक आप 100 रुपए यूनिट बिजली नहीं खरीदोगे मैं तो आपको नहीं दूंगा। देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। इनफैक्ट जितनी मोनोपोली इंडस्ट्रीज होती हैं उन पर उतने ज्यादा पब्लिक चेक्स होते हैं। वो अब प्राइवेटाइजेशन के बाद हमने उनको एक तरह से वापस उसी मोनोपोली वाली नियर मोनोपोली सिचुएशन में ला दिया है। पर वो जो चेक्स और बैलेंसेस जो पब्लिक स्क्रूटनी थी वो बिल्कुल खत्म कर दी है। आई थिंक वी हैव टू रिविजिट दैट पॉइंट। दूसरा बात है कि इंटरनेशनली क्या है कि वहां पे एंट्री और एग्जिट जो है वो इजी होता है। एक्सक्यूज मी। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो दिक्कत ये है ना कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम होती है। इतने इन्वेस्टर्स जो है वो बड़े रिलेक्टेंट होते हैं, खासतौर पे एविएशन सेक्टर के लिए। सरकार की तरफ से हर एजेंसी जो है वो अपना उसमें एक्सप्लॉइट कर रही है उस इंडस्ट्री को। तो एविएशन जो है बाय वर्च्यू जो है एक बड़ी नेगेटिव रिटर्न की इंडस्ट्री का परसेप्शन हमारा हो गया है। वहां पे भी क्या है कि थोड़ा सा आपको हिंदुस्तान के एविएशन को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। अमेरिकन इंडस्ट्री जो 78 में डीरेगुलेट हुई, उनको भी 30 से 35 साल लगे थे स्टेबलाइज होने में। जब ये 2005 के बाद ही जो है एक तरह का उनमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई थी। अभी हम लोगों को मैं अपने उस हिसाब से मैं अपनी इंडस्ट्री को अभी उस फेज में मानता हूँ कि अभी हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आज से 20 साल पहले रंधावा साहब, इसको कैसे ये जो डर है, इस डर को कैसे खत्म किया जा सकता है कि ढेर सारे एयरलाइंस वगैरह हो तो कोई एक एयरलाइंस में इस तरह की दिक्कतें भी हो तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ना हो?
एक 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 एयरलाइन जो के 67% जो के डोमेस्टिक शेयर जिसके पास है, वो एक बार नहीं बार बार ये गवर्नमेंट को मजबूर करेगा कि किसी तरह उनको प्रेशराइज किया जाए और उनके हिसाब से गवर्नमेंट जो है एविएशन सेक्टर में चलनी चाहिए। तो दुनिया में अगर देखा जाए तो अभी हर्षवर्धन जी ने बोला कि यूएस का उन्होंने मिसाल लिया, तो यूएस के अंदर भी आप देखिए कि वहां पे भी किसी एयरलाइन की मोनोपोली नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो इंडिगो की पूरी मोनोपोली है और उसके बाद है एयर इंडिया। ये दो एयरलाइन को छोड़ के तीसरा कोई एयरलाइन ही नहीं है। तो ये दोनों एयरलाइन अगर ये हिसाब चलता रहा तो आगे चल के ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने वाली हैं। एक